नमस्कार एंड वेलकम टू क्यूरियसली एजुकेशन। दोस्तों, यू आर वॉचिंग करंट अफेयर्स एनालिसिस। मैं हूं प्रशांत मावानी। आज सैटरडे है तो जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको ये एक अपडेट देना चाहता हूं, एक नोटिफिकेशन है कि संडेज को ये लेक्चर जो हैं ये ऑफ रहता है, बंद रहता है। तो आज की डिस्कशन के बाद अब जो हमारी मुलाकात होगी दैट इज गोइंग टू टेक प्लेस ऑन मंडे। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग विषय के साथ। टेररिज्म को लेकर एक डबल स्टैंडर्ड रहता है दुनिया के अलग अलग देशों का, और यही डबल स्टैंडर्ड जो है वो एक लेटेस्ट मीटिंग में भी देखने को मिला। क्रिटिकली एनालाइज इंडियाज रिस्पॉन्स टू चाइनाज स्टैंड्स ऑन टेररिज्म विद इन एससीओ, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। एससीओ का फुल फॉर्म ये होता है। तो एससीओ में डिफेंस मिनिस्टर्स की एक मीटिंग थी और इस मीटिंग को अटेंड किया हमारे राजनाथ सिंह साहब ने। अब हम सब जानते हैं और लगभग पूरी दुनिया भी जानती है ऑपरेशन सिंदूर के बारे में, क्योंकि एक मल्टी पार्टी डेलीगेशन भारत ने दुनिया के अलग अलग देशों में भेजा और शशि थरूर साहब के जो वीडियोस हैं वो काफ़ी वायरल हुए। ही वाज स्पीकिंग इन फ्रेंच एंड दूसरे देशों में जो जिस प्रकार से उन्होंने अलग अलग देशों को एजुकेट किया, नॉट जस्ट शशि थरूर साहब की टीम, लेकिन ही इज़ वेरी फेमस, यू नो, वेरी चार्मिंग। सो उनके वीडियोस काफ़ी वायरल हुए। लेकिन दूसरे जो लोग थे, हमारे जो मल्टी पार्टी डेलीगेशन अलग अलग देशों में गया, तो हमने लगभग पूरी दुनिया को ऑपरेशन सिंदूर को लेकर एजुकेट किया। हमने उनको बताया कि कैसे पाकिस्तान जो है ये एक टेररिज्म को एक स्टेट पॉलिसी के तौर पर, टेररिज्म को एक हथियार के तौर पर मीन्स ऑफिशियली इसका इस्तेमाल करता है। कैसे भारत को ये जो प्रॉक्सी वॉर की पाकिस्तान की स्ट्रेटजी है उसकी वजह से कितना नुकसान उठाना पड़ा, कितने सालों से हम इस पर्टिकुलर इश्यू को लेकर तंग हो रहे हैं। और ये जो पहलगाम का अटैक हुआ, तो ये पहलगाम अटैक का एक मुंह तोड़ जवाब जो है वो भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से दिया। ये सारी चीजें जो हैं वो भारत ने दुनिया को बताई वाया दिस मल्टी पार्टी डेलीगेशन। इसी के साथ साथ भारत ने यह भी कहा कि टेररिज्म को लेकर हमारी सिर्फ एक ही पॉलिसी है एंड दैट इज जीरो टॉलरेंस, यानी कि हम कुछ भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो ये चीज दुनिया के सामने भारत ने रखी। इसके बावजूद भी जो एससीओ हैं, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो ये डिफेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई, इस मीटिंग में जानबूझकर ये पहलगाम का जो टेरर अटैक है इसको ओमिट किया गया। इसको कम्युनिकेट जो है, जब एक इस प्रकार की मीटिंग होती है ना, तो इस मीटिंग के बाद क्या क्या डिस्कशन हुई, कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये सारी चीज़ों का एक ऑफिशियल लेटर तैयार किया जाता है और फिर इसके बाद इसको रिलीज किया जाता है। तो ये जो कम्युनिके हैं इसमें जानबूझकर इस चीज को ओमिट किया गया। यू नो द रीजन, चाइना पाकिस्तान का जो नेक्सस है इसकी वजह से यह चीज हुई है। तो भारत ने, हमारे जो राजनाथ सिंह साहब हैं, उन्होंने यह कह दिया कि आई एम नॉट गोइंग टू साइन दिस डॉक्यूमेंट। बेसिकली भारत ने ऑफिशियली इस एससीओ मीटिंग में तो पार्ट लिया लेकिन इस कम्युनिके को साइन नहीं किया बिकॉज ऑफ द ओमिशन ऑफ दिस पहलगाम अटैक। और भारत ने ओपनली, राइट, चाइना में ये मीटिंग हुई थी तो चाइना की जमीन पर राजनाथ सिंह साहब ने ओपनली ये कहा है कि ये डुप्लिसिटी है। टेररिज्म को लेकर आपका जो स्टैंड है दिस इज नॉट ओके एट ऑल। मीन्स डायरेक्टली किसी का नाम नहीं लिया है, चाइना का नाम नहीं लिया है, पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, लेकिन एक ओपनली भारत ने कहा कि देखिए ये चीज़ें जो की जा रही है ना, आज ये जो डबल स्टैंडर्ड्स खेलने में आपको मज़ा आ रहा है, याद रखिएगा कि एक वक्त आएगा कि जब आपको भी ये सारी चीज़ें भुगतनी पड़ेगी। वेस्टर्न वर्ल्ड की अगर मैं बात करूं, ये रिकॉर्डेड इतिहास की मैं बात कर रहा हूं, राइट। जब लेट 1980s में हमारे देश में, खास करके जम्मू एंड कश्मीर वाले रीजन में, ये प्रॉक्सी वॉर और ये टेररिज्म और टेररिस्ट अटैक्स की शुरुआत हुई, तो उस समय पर भारत जो है वो यूएसए और दूसरे देशों को कहता था कि देखिए दिस इज टेररिज्म, ये टेररिज्म है। तो पता है ये वेस्टर्न वर्ल्ड के देश क्या कहते थे कि दिस इज नॉट टेररिज्म, दिस इज एन इश्यू ऑफ लॉ एंड ऑर्डर इन योर कंट्री।
आप टेररिज्म बता रहे हैं, ये टेररिज्म नहीं है, ये तो लॉ एंड ऑर्डर का इश्यू है, आपके देश में चल रहा है, आप अपने लॉ एंड ऑर्डर को सुधारिए, सारी चीज़ें ठीक ठाक हो जाएगी। भारत बार बार कहता था कि भाई ये टेररिज्म है, ये क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है, इस प्रकार की स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल हमारे खिलाफ किया जा रहा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये लोग मान ही नहीं रहे थे। लेकिन जब 911 हुआ, आई एम नॉट हैप्पी विथ 911 एंड आई एम श्योर वी आर नॉट हैप्पी विथ 911। लेकिन जब 911 हुआ, तब जाकर यूएसए की आंखें खुली। तब जाकर यूएसए ने सोचा कि जी हां, भारत जो कह रहा था वो बात सही है। तो आज चाइना को यह लग रहा है कि पाकिस्तान के साथ मिलकर इस प्रकार की चीजों से भारत को परेशान किया जा रहा है, लेकिन मीन्स किया जाना चाहिए, और ये एक स्ट्रेटजी का इस्तेमाल वो कर रहा है ना। याद रखिएगा, एक वक्त आएगा जब चाइना भी इस प्रकार की चीजों से पीड़ित होगा। बिकॉज अंग्रेजी में आई थिंक यूएसए की ही फॉरेन मिनिस्टर ने बहुत सालों पहले ये बात कही थी। आई एम नॉट श्योर किसने ये बात कही थी, लेकिन बेसिकली ये कहा था कि आपके बैकयार्ड में सांपों को पालना बंद कीजिए। बैकयार्ड यानी कि एक मकान जो होता है तो उसमें आगे थोड़ा बहुत गार्डन रहता है, फिर ये मकान है, और पीछे की साइड जो गार्डन रहता है इसको बैकयार्ड कहता है, राइट। तो ये जो बैकयार्ड में आपने पीछे ये जो सांप पाल के रखे हैं ना, एक दिन आपको ही डसेंगे। तो क्लियरली भारत ने ओपनली एससीओ की डुप्लिसिटी जो है टेररिज्म को, इस पर एक बात बताई। और इसी के साथ साथ एससीओ जो है ये चुप रहा। एक तरफ एससीओ मींस आई वांट यू गाइस, ये थोड़ा आपके लिए होमवर्क है, राइट। एससीओ के साथ जुड़ी हुई कुछ रिसर्च आप खुद कर लीजिएगा। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये कोई नया ग्रुप नहीं है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो गूगल कीजिए एससीओ, और थोड़ा बहुत चैट जीपीटी और जो भी आप यूज कर रहे हैं, थोड़ा एससीओ को पढ़ लीजिए। कितने मेंबर्स थे, किसने इसकी शुरुआत की। चाइना जो है इट इज वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर ऑफ एससीओ। और फिर क्यों इसकी शुरुआत हुई, कैसे भारत इसमें ऐड हुआ, फिर दूसरे देश कैसे ऐड हुए, पाकिस्तान भी इसमें ऐड हुआ है। टेररिज्म को लेकर अलग से एससीओ जो है वो एक एक्सरसाइज और ये सारी चीज़ें करता है। और देखिए इसका चार्टर जो है एससीओ का, वो कहता है कि भाई हमें पीस और नेबरली कोऑपरेशन, ये सारी चीज़ों की आवश्यकता है। ये सारी चीज़ें, एक तरफ एससीओ इतनी बड़ी बड़ी लॉफ्टी चीज़ें कह रहा है, म्यूचुअल ट्रस्ट कोऑपरेशन की बात कर रहा है, और दूसरी तरफ जो कहता है ना कथनी और करनी, और कथनी और करनी में बहुत डिफरेंस है। योर वर्ड्स, योर एक्शंस डोंट मैच योर वर्ड्स। ये है एससीओ की डुप्लिसिटी। G7 के दौरान भी हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने क्लियरली ये टेरर स्पॉन्सरशिप के बारे में बात की थी। कहा था कि जो भी देश टेररिज्म को पनाह देते हैं, स्पॉन्सरशिप प्रोवाइड करते हैं, ये सारे देशों को सुधर जाना चाहिए। और यहाँ पर G7 के दौरान भारत ने जो बात बताई, वो कहीं ना कहीं इंडिया इज़ नॉट हैप्पी विद दिस फील्ड मार्शल जो मुल्ला मुनीर हैं, उसको इनवाइट किया गया, जो हिंदू मुसलमानों के बारे में इस प्रकार की बातें कर रहा है, राइट। और जिसके खुद के देश के कुछ सिटीजन्स जो हैं वो भी हिंदू हैं। हमने इसके बारे में बात की थी ना कि एक देश का आर्मी चीफ इतना जहरीला कैसे हो सकता है। ये बात यूएसए को क्यों समझ में नहीं आ रही है। तो वेस्टर्न वर्ल्ड का एक सॉफ्ट स्टैंड रहा है, क्योंकि अब ईरान के युद्ध को लेकर उनको अगेन पाकिस्तान की ज़रूरत शायद है, और अब उनको ज़रूरत है, तो एथिक्स और सारी चीज़ों को आप छोड़ दो। जब कोई और देश कुछ करता है तो एथिक्स और ये सारी चीज़ें आप उन पर थोपने की कोशिश करेंगे, लेकिन जो आप कहते हैं और करते हैं उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। ये दुनिया के लिए एक बहुत ही नेगेटिव बात है कि इस प्रकार की चीज़ें जो हैं वो चल रही हैं। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट आइटम, वेरी इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन, डिस्कस द स्ट्रेटेजिक रैशनल बिहाइंड इंडियाज कैलिब्रेटेड अप्रोच टू चाइनीज इन्वेस्टमेंट। ये गलवान का जो क्लैश हुआ उसके बाद तो टेंशन्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए, राइट। 2020 में कोविड के दौरान ये गलवान क्लैश हुआ था। इसको गलवान वैली क्लैश कहते हैं, राइट। बॉर्डर पर मिसबिहेवियर किया था ना चाइनीज सोल्जर ने, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की बात है ये। गलवान जो है ये लद्दाख वाले क्षेत्र में पड़ता है। तो तब से दोनों देशों के रिलेशंस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गए। आपको पता है टिकटॉक एंड देयर आर सो मेनी अदर एप्लीकेशंस दे वर बैंड,
और फिर चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट जो आ रहा है उस पर भी ब्रेक्स लगा दी भारत ने। लेकिन आज भी जब हम देखते हैं, आंकड़ों को देखते हैं, तो हमारा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर अगर कोई है तो दैट इज़ चाइना। तो व्हाट वी नीड टू डू इज़ वी नीड टू एक्ट स्मार्टली, वी नीड टू प्ले स्मार्टली। चाइना की एक कंपनी है जिसका नाम है एस वॉल्ट। ये एस वॉल्ट कंपनी जो है उसने ये अनाउंस किया है कि मुंबई, महाराष्ट्र और मुंबई की बात करें, मुंबई में, महाराष्ट्र में मुंबई और गुजरात के कुछ लोकेशंस पर ये बहुत बड़ा पावर सेविंग प्लांट जो है वो क्रिएट कर रहा है कि आप बिजली पैदा करके उसको स्टोर कर पाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर, एनर्जी स्टोरिंग प्लांट। तो दिस इज जस्ट वन एग्जांपल कि चाइना के पास ये सारी जो कैपेसिटीज़ है ना, तो इसका हम अपने हित के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इट इज़ बेसिकली कहाँ पर इसका इस्तेमाल, कराटे में नहीं, जूडो में भी नहीं, लेकिन जिजित्सु में इसका इस्तेमाल होता है कि आप सामने वाले की जो ताकत है ना, उस ताकत का इस्तेमाल करते हुए उसको ही गिरा देते हैं, राइट। तो हमें यहाँ पर गिराने की ज़रूरत नहीं है। अभी पूरी दुनिया जो है इट इज़ वर्किंग ऑन दिस चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी। कोविड के दौरान ऐसा हुआ कि दुनिया को ये रियलाइज़ हुआ कि लगभग सारी दुनिया जो है वो चाइना पर डिपेंडेंट है, और अभी चाइना का जो लेबर कॉस्ट है वो भी काफ़ी ऊपर हो चुका है। तो चाइना में चीज़ें पैदा करना जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए इट इज़ नॉट गोइंग टू बी दैट बेनिफिशियल। एक समय पर एडवांटेज था, आज वो एडवांटेज नहीं है। और फिर डर भी लगता है कि सारा प्रोडक्शन एक जगह पर होगा और फिर कुछ ऐसा हो गया तो आपकी तो पूरी इकोनॉमी जो है, इट्स लाइक कीपिंग ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। तो दुनिया ने सोचा कि भाई ऐसा नहीं करना है, वी नीड चाइना प्लस वन स्ट्रेटेजी। तो ये चाइना प्लस वन स्ट्रेटेजी का मतलब है कि आप किसी और देश में भी, चाहे वो वियतनाम हो, मलेशिया हो, इंडोनेशिया हो, बांग्लादेश हो, भारत हो, आप अपना प्रोडक्शन किसी और देश में भी करना चाहते हैं। आईफोन अगर चाइना में बन रहा है तो भारत में भी बनाया जाए, जस्ट वन एग्जाम्पल। तो ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी मैन्युफैक्चरिंग को लेकर एक अपॉर्चुनिटी है। इसमें भारत क्या कर सकता है? इसमें भारत ये कर सकता है कि भारत जो है वो चाइना को अट्रैक्ट कर सकता है कि भाई आपके देश में धीरे धीरे चीज़ें एक्सपेंसिव होती जा रही है, दुनिया को आप पसंद नहीं है, और हमारे यहाँ पर रूल बेस्ड ऑर्डर है, वी आर डेमोक्रेसी। तो दुनिया के जो वेस्टर्न वर्ल्ड के देश हैं तो उनके साथ हमारी थोड़ी और ज़्यादा अच्छी बनेगी बिकॉज वी आर डेमोक्रेसी, आपके वहाँ पर ये चीज़ नहीं है, एंड थिंग्स लाइक दैट। तो चाइना की जो वीकनेसेस हैं और भारत की जो स्ट्रेंथ है, और चाइना की जो स्ट्रेंथ है और भारत की जो वीकनेसेस हैं, तो उसका एक प्रकार से एक मिक्सअप, एक फ्यूजन क्रिएट करके वी कैन अट्रैक्ट चाइनीज फर्म्स ओवर हियर। कि चाइना जो है वो अपनी टेक्नोलॉजी हमारे साथ शेयर करें, चाइना जो है वो अपने पैसे हमारे साथ शेयर करें, राइट। जॉइंट वेंचर्स क्रिएट किए जा सकते हैं, उनका इन्वेस्टमेंट जो है वो यहाँ पर एफडीआई के माध्यम से अट्रैक्ट किया जा सकता है। और इसमें कुछ चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल कुछ जगहों पर कुछ ऐसी चीज़ें हैं, राइट, जहाँ पर लेट्स से फॉर एग्जांपल डेटा, तो डेटा लोकली ही स्टोर होना चाहिए। ग्रीन टेक, बैटरी, सेमीकंडक्टर, ये कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर हमें आत्मनिर्भरता अचीव करने की ज़रूरत है। तो जहां जहां पर हम चाइना पर डिपेंडेंट हैं, जो जो चीज़ें चाइना से हम यहां पर लेकर आ सकते हैं, वो सारी चीज़ें लेकर आने का प्रयास जो है वो हमें कर देना चाहिए। दरवाजे बंद कर देंगे तो उससे फ़ायदा नहीं होगा। हमें दुश्मन की जो वीकनेस और उनकी स्ट्रेंथ है उसका राइट तरीके से इस्तेमाल करना आना चाहिए। इंडिया मस्ट अडॉप्ट ए रूल बेस्ड एफडीआई स्ट्रेटेजी टू मिटिगेट रिस्क्स, राइट। जैसे मैंने आपको बताया कि प्राइसिंग जो है टेक ट्रांसफ़र होना चाहिए, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सिर्फ आपके पैसे नहीं चाहिए, आपके पैसों के साथ साथ वी नीड टेक्नोलॉजी एज वेल। फिर डेटा जो है ये लोकल ही स्टोर होगा, ओके। फिर अगर जॉइंट वेंचर्स क्रिएट होंगे तो इंडिया का इस पर कंट्रोल होगा, मेजोरिटी पार्टनर इंडिया होगा। फिर कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं, जैसे ट्रैफिक लाइट होती है ना, वैसे रेड, एम्बर, जिसको हम ऑरेंज कहते हैं, दैट इज नॉट ऑरेंज कलर, दैट इज एम्बर, ओके। ट्रैफिक लाइट में 3 कलर्स होते हैं, रेड, एम्बर और ग्रीन। तो कुछ ऐसे क्षेत्र जहां पर स्ट्रिक्ट नो एंट्रीज, कुछ ऐसे क्षेत्र वहां पर कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस, कुछ स्ट्रिक्ट विजिलेंस रख के एंट्री, एंड कुछ ऐसे सेक्टर हैं जहां पर कोई भी ब्रेक्स की ज़रूरत नहीं है, दे कैन ओपनली कम हियर। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें करने से हमारी एमएसएमई और वैल्यू चेन जो है वो भी इंक्रीज होगी, वो भी इम्प्रूव होगी। और स्मार्टफोन, आईटी हार्डवेयर एंड सो मेनी अदर थिंग्स, राइट, जिसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए हमें चाइनीज़
जो डीप पॉकेट्स हैं और उनकी टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल करना चाहिए. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक, क्रिटिकली एग्जामिन द रोल ऑफ इंजीनियरिंग डिजाइन इन पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर सेफ्टी. हमें चाइना के साथ कंपीट करना है, isn't it? हम कहते हैं कि चाइना को हम बीट कर देंगे. द थिंग इज, वन थिंग दैट आई रियली लाइक अबाउट चाइना, I really appreciate about China one thing, and that is their infrastructure. Means इतिहास को देखेंगे तो दुनिया की सबसे लंबी दीवार भी अगर किसी ने बनाई है तो इसी देश ने बनाई है, राइट? चाइना की वॉल के, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, यू नो इट वेरी वेल. सेकंड नंबर पर ये कुंभलगढ़ जो है ना हमारा राजस्थान का, उसकी वॉल आती है. नंबर 1 पर चाइना की आती है. तो सेकंड नंबर पर हमारी आती है. तो दिस इज समथिंग दैट वी कैन लर्न फ्रॉम चाइना. ये दो चीज़ों का कनेक्शन क्या है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ. ये मेरा एक विचार है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में ये देश हमेशा से बहुत अच्छा रहा है, तो हम भी पीछे नहीं रहे. हमारे यहाँ पर भी बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही मीन्स आउटस्टैंडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर रहे हैं. लेकिन मीन्स हड़प्पन सिविलाइजेशन में हम जाएं तो गटर सिस्टम और जो क्रॉस रोड्स होते थे वो इतने परफेक्ट. स्ट्रीट लाइट मीन्स वो ऐसी आज की इलेक्ट्रिक लाइट नहीं थी, लेकिन मसाले रखी जाती थी. तो ऐसा सिविलाइजेशन हमारा हुआ करता था. ये हमारे रूट्स हैं. और आज देखिए हम क्या कर रहे हैं. ये भोपाल का एक ब्रिज है, 90 डिग्री टर्न ऑन ए ब्रिज. ये मूर्ख जो होते हैं ना, मीन्स वो नहीं बना सकते. ये एक हाइपर मूर्ख टीम जब होती है, हाइपर मीन्स ग्लोबल लेवल पर इनको अकेला भी अगर आप रेस में उतारोगे तो भी ये फर्स्ट नंबर नहीं आएगा, तो भी इनका सेकंड नंबर आएगा. ऐसे 90 डिग्री टर्न वाला भोपाल का ब्रिज, इसको 15 जून को इनॉग्यूरेट किया गया और उसके बाद ये काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ. आप जस्ट इमेजिन कीजिए 90 डिग्री का एक मीन्स बनाते वक्त एक बार भी नहीं सोचा. और पूरे पब्लिक में भी, वहाँ की लोकल पब्लिक इज़ नॉट हैप्पी एट ऑल विद दिस थिंग, राइट? कि उनको बहुत गुस्सा आ रहा है. बहुत सारी जगहों पर आपको सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा इसको लेकर चीज़ें. तो ये बार बार हमारे शहरों में ये चीज़ होती है. मुंबई में एक ऐसा फ्लाईओवर था, तो उसके बीच में कुछ 6 फुट का गैप था. और बहुत सारी जगहों पर आई वॉज गोइंग थ्रू अहमदाबाद की एक रील मुझे आई थी, राइट? इंफ्रास्ट्रक्चर की एक न्यूज़ की रील थी. तो उसमें ऐसा था कि एक बहुत ही बड़ा ब्रिज बनाया गया, राइट? और ये ब्रिज जो है ना, एक तरफ से आप एंटर करेंगे, दूसरी तरफ कुछ नहीं है. कुछ नहीं है ब्रिज में. मीन्स डेड एंड, दैट्स इट. कुछ ऐसी झाड़ियाँ, जंगल स्टार्ट हो जाता है यहाँ से. रोड ही नहीं है यहाँ पर. तो ऐसे प्रोजेक्ट्स जब पास होते हैं, इतने बड़े ब्लंडर्स कैसे हो सकते हैं? और एक भी शहर ऐसा नहीं है हमारे देश का, आई डोंट नो इफ देयर इज एनी, लेकिन अगर कोई है भी तो भी उसके नाम को जानने का क्या फ़ायदा जब आपके बाकी के सारे शहरों में अगर थोड़ी भी बारिश आ जाती है. अगर 30 मिनट या फिर 1 आवर तक कंटिन्यूस अगर हेवी रेनफॉल हुआ तो आपकी गाड़ियाँ डूब जाएंगी, स्कूटर्स डूब जाएंगे, दुकानों में पानी आ जाएगा, घरों में पानी आ जाएगा. ऐसी सिचुएशन अगर एक ऐसे देश की है जिस देश का इतिहास ऐसा रहा है कि जो गटर सिस्टम है, घर के अंदर बाथरूम, टॉयलेट्स, राइट? ये सिविलाइजेशन हड़प्पन और ये सारी जगहों पर, मोहनजोदड़ो में आपको इस प्रकार की चीज़ें देखने को मिल रही थी. उसी देश के इतिहास में मीन्स ये एक अच्छा इतिहास. और आज देखिए कितने सारे हमारे यहाँ पर बड़े बड़े पैलेसेस हैं पुराने, कितने सारी ऐसे ब्रिजेस और किसी चीज़ें हैं जो आज भी टिकी हुई हैं. ब्रिटिश इंफ्रास्ट्रक्चर को देखिए. ये जो हावड़ा ब्रिज है, उसके बारे में ये बताया जाता है कि लोग ये तम्बाकू और खैनी खाकर जो थूकते हैं ना, उसकी वजह से इरोजन हो रहा है और उसकी वजह से ये ब्रिज जो है वो वीक होता जा रहा है. वरना इस ब्रिज को कुछ नहीं होगा. और हमारा स्टैंडर्ड ऐसा हो गया है कि वी आर नॉट आस्किंग फॉर समथिंग लाइक गोल्डन गेट जैसी कोई चीज़ें बनाए. व्हाट वी आर आस्किंग इज जस्ट बेयर मिनिमम.
इन्होंने ऐसी आदत मीन्स ऐसी चीजें की है, तो हम कह रहे हैं कि भाई सिर्फ रोड बना दो यार, वी डोंट नीड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रोड, सिर्फ ये ब्लैक जो डामर का रोड होगा वो भी चलेगा। वी आर नॉट आस्किंग फॉर कि भाई वेल स्टडेड रोड होना चाहिए, बीच में डिवाइडर की लाइन होनी चाहिए, ऐसी भी चीजें नहीं है, सिर्फ जस्ट रोड है, उसमें पोर्टहोल्स नहीं है तो भी हम कहते हैं कि बहुत अच्छा रोड। ये बहुत अच्छा नहीं, दिस इज बेयर मिनिमम। ऐसी गंदी आदत इन्होंने डाल दी है। हिस्टोरिकल इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक अर्काडिको ब्रिज, ये ग्रीस में है। ये पता है कितना पुराना है? ये आपको दिखाऊंगा अभी। ये 3300 ईयर्स पुराना है। ये 1300 बीसी में इस ब्रिज को बनाया गया था। ये आज भी है, देखिए। दिस इज राइट, ये जो आप फोटो देख रहे हैं ना, इसका अर्काडिको आप ब्रिज सर्च कीजिएगा, 1300 ईयर ओल्ड ब्रिज है ये। नीचे देखिए कैसे पानी को जाने की व्यवस्था की गई है, राइट। ये आज भी है। आज एक समय था जब लोग चलकर जाते होंगे या फिर इस पर घोड़ा गाड़ी चल रही होगी, आज आप इस पर कार भी लेकर जा सकते हैं। 3300 ईयर ओल्ड ब्रिज। ये आज मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखने में उतना खूबसूरत ना लगे, बट आई वुड से कि इसकी ड्यूरेबिलिटी देखिए। सो दिस इज समथिंग दैट वी नीड इन आवर कंट्री। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही खराब है, बहुत ही खराब है। Examine the comparison of the current global order to warring states period. एक वक्त था warring state period जो था, तो उसमें देश मीन्स चाइना की अगर बात करें, एंशियंट चाइना में, तो बहुत सारे राजा जो हैं वो एक दूसरे के साथ लड़ते झगड़ते रहते थे, राइट। एंडलेस कॉन्फ्लिक्ट जैसा माहौल हमें देखने को मिलता था, राइट। और ब्रूटल वॉर, जीरो सम जियो पॉलिटिक्स। जीरो सम का मतलब ये है कि आपकी जीत यानी कि सामने वाले की हार, राइट। डिस्ट्रॉय ही कर देना और कोई बात नहीं। तो इस प्रकार की चीजें थी। आज का जो समय है वो ऐसा है कि जो कहते हैं ना सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ये ऐसी चीज हो चुकी है कि जो स्ट्रॉन्ग देश है वो कुछ भी कर रहा है। 21 जून को ये B2 बॉम्बर ने ईरान को जिस प्रकार से मीन्स ईरान पर जो बॉम्ब्स गिराए गए, राइट, बंकर बस्टर बॉम्ब्स जो गिराए गए, जब से ईरान की स्थापना हुई है तब से, और यूएसए और ईरान के रिलेशंस जो हैं, अगर आप देखेंगे 1950s के समय से लेकर आज तक, यू विल फाइंड कि पहली बार यूएसए ने कोई ऐसी डायरेक्ट एक्शन जो है वो ईरान के खिलाफ की है। और ट्रंप साहब ने तो यूएन को पूछने के बारे में भी नहीं सोचा। मीन्स जो 2003 में जो बुश एडमिनिस्ट्रेशन था, जॉर्ज बुश, तो बुश एडमिनिस्ट्रेशन ने यूएन को पूछा कि भाई हम इराक जो हैं, सद्दाम हुसैन वाला इराक, तो इस पर हम मिलिट्री एक्शन लेना चाहते हैं। तो यूएन ने परमिशन नहीं दी, उसके बावजूद भी वो गए। वो बात अलग है कि बाद में फिर टोनी ब्लेयर का जो यूके के प्राइम मिनिस्टर थे टोनी ब्लेयर, तो उन्होंने इस बात को ऑफिशियली माना कि भाई हमारी गलती हो गई थी, जिसके बारे में आई थिंक मैंने कुछ समय पहले आपको बताया था। यूके और यूएसए ने यह कहा कि भाई CIA और MI6 जो हैं इसकी गलती हो गई, उनको पास रॉन्ग इन्फॉर्मेशन थी कि इराक के पास न्यूक्लियर वेपन्स या फिर सद्दाम हुसैन न्यूक्लियर वेपन्स बना रहे हैं। लगभग आप समझ लीजिए 5 लाख से ज्यादा लोग मर गए इस इराक इन्वेजन में। तो ये भी कोई अच्छी बात नहीं है कि उन्होंने यूएन को पूछा था। ट्रंप साहब अब तो यूएन को भी नहीं पूछ रहे हैं। 2003 में तो यूएसए पूछता भी था, अब तो इंटरनेशनल प्रोटोकॉल्स भाड़ में जाए, ऐसी सिचुएशन है। नेतन्याहू जो हैं उन्होंने भी जो मिलिट्री कैंपेन्स स्टार्ट किए ईरान के खिलाफ, उन्होंने एक बार भी ऐसा नहीं सोचा कि ये चीज़ों की वजह से ये रेडिएशन, न्यूक्लियर रेडिएशन जो है वो फैल सकता है। साइंटिस्ट्स को मारा गया, दूसरे ऐसे इंपॉर्टेंट जो ऑफिशियल्स हैं ईरान के उनको मारा गया। अब ईरान प्रॉक्सी वॉर कर रहा है, लेकिन आप इस प्रकार के बड़े बड़े किसी को पूछे बिना, यू आर नॉट आस्किंग एनीवन एट ऑल। पूरी दुनिया जो रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो कर रही है आप उनको भी नहीं पूछ रहे। सेम थिंग गोज विथ रशिया एज वेल। यूक्रेन में देखिए, कल ही हमने नेटो के ईस्टवर्ड एक्सपांशन के बारे में बात की थी, लेकिन रशिया ने जो ये यूक्रेन पर चढ़ाई की, वायोलेट किया है आर्टिकल जो यूएन का चार्टर है, आर्टिकल 2 सब आर्टिकल 4।
गाजा में भी यही चीज हो रही है। तो जो ह्यूमैनिटेरियन नॉर्म्स हैं इनको डिसरिगार्ड कर रही हैं ये सारे देश। और 21st सेंचुरी का जियो पॉलिटिक्स जो है इट्स ओपन डिफाइंस ऑफ इंटरनेशनल लॉज। आप खुले आम वायोलेट कर रहे हैं। जिनेवा आर्टिकल 56 जो है इसका वायोलेशन हो रहा है, बहुत सारे ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस का वायोलेशन हो रहा है, और पूरी दुनिया, लगभग पूरी दुनिया जो है वो चुप बैठी है। इट इज मीन्स वेरी ब्रेव ऑफ गैब्रियल बोरिक, ये चिली नाम का जो देश है ना, आई थिंक उनके प्रेसिडेंट हैं ये गैब्रियल बोरिक। उन्होंने क्लियरली कहा कि भाई आप ये ऐसे इस प्रकार से चीज़ें नहीं कर सकते। आप ताकतवर हैं इसका मतलब ये नहीं है कि आप इस प्रकार की हरकत करें, भले ही आपका नाम यूएसए क्यों ना हो। इस प्रकार का स्टेटमेंट उन्होंने दिया है। बाकी की पूरी दुनिया जो है वो चुप रही। और जब हम चुप रहते हैं ना तो क्या होता है, दैट मीन्स इनडायरेक्टली वी आर ओके विथ व्हाट्स गोइंग ऑन। पहले सैंक्शंस, ट्रीटीज के माध्यम से चीज़ों को, डिप्लोमेसी के माध्यम से प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने की कोशिश की जाती थी, लेकिन अब एफर्ट्स ही नहीं लिए जाते। प्रीएम्प्टिव सेल्फ डिफेंस डॉक्ट्रिन, इसका मिसयूज हो रहा है। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। अगर लेट्स से पीओके के क्षेत्र में पाकिस्तान हम पर कोई अटैक लॉन्च करने वाला है और हमें इसके बारे में पता हो जाए तो हम उस पर अटैक करें, तो दैट्स ए ओके थिंग, दिस इज ए प्रीएम्प्टिव सेल्फ डिफेंस। लेकिन सारी चीज़ें प्रीएम्प्टिव सेल्फ डिफेंस के मीन्स आप ऐसा कह रहे हैं कि भाई ये मेरा जो पड़ोस में रहने वाला व्यक्ति है वो मुझ पर अटैक करने वाला था इसलिए मैंने उसका मर्डर कर दिया। ऐसी इमेजिनरी चीज़ों पर आप ये चीज़ें नहीं कर सकते। फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट्स में बी मोर इरेटिक, अनप्रेडिक्टेबल एंड अनचेक्ड। ऐसा होने वाला है, देखिएगा आप फ्यूचर में। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात करें तो एग्जामिन द सिग्निफिकेंस ऑफ इंडिया एंटरिंग द टॉप 100 इन द एसडी रिपोर्ट, राइट। तो ये रहे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ये 17 टोटल गोल्स हैं, ये 2030 तक पूरी दुनिया को अचीव करने हैं। आप देख लीजिएगा, नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, good health and well-being, quality education, gender equality, clean water and sanitation, affordable and clean energy, decent work and economic growth, इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, भोपाल वाला केस यहाँ पर याद आता है, रिड्यूस्ड इन इक्वालिटीज़, सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़, हमारे शहरों को देख लीजिए, रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, क्लाइमेट एक्शन, लाइफ बिलो वाटर, लाइफ ऑन लैंड, पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस एंड पार्टनरशिप फॉर द गोल्स। मुझे नहीं लगता है कि ये सारे गोल्स को प्रॉपरली पूरी दुनिया अचीव कर पाएगी जिस प्रकार से चीज़ें चल रही है, लेकिन एफर्ट्स जो हैं वो चल रहे हैं, विच इज़ ए गुड थिंग। शायद थोड़ा और वक्त लगे, ऐसा मेरा कहना है। आई एम नॉट बीइंग पेसिमिस्टिक हियर, आई एम बीइंग ऑप्टिमिस्टिक, लेकिन थोड़ा और ज़्यादा वक्त लग सकता है प्रैक्टिकली स्पीकिंग। तो 167 देशों में अब भारत का रैंक हो चुका है 99, विच इज़ ए बिग थिंग, राइट। 2016 में अगर आप देखेंगे तो हमारा रैंक जो है ये 110 हुआ करता था, और उस समय पर आई थिंक 152 जितने देशों को इसमें कैलकुलेट किया जाता था। तो यहाँ पर भी आंकड़ा बढ़ा है और यहाँ पर हमारा रैंक जो है वो इंक्रीज़ हुआ है, विच इज़ ए गुड थिंग, नो डाउट अबाउट इट। और ये जो सस्टेनेबल SDSN जो हैं, इट वर्क्स अंडर यूनाइटेड नेशन। तो भारत का ये टॉप 100 में आना अपने आप में एक बड़ी बात है, राइट। पॉवर्टी रिडक्शन में जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 1 है, तो इसमें भारत को काफ़ी अच्छी सफलता मिली है। कुछ जगहों पर ऐसा कहा जाता है कि भाई अभी भारत के पास इतना प्रॉपर डेटा नहीं है, तो डेटा प्रॉपर होना चाहिए, लेकिन एस्टिमेट्स ये कहते हैं कि भारत में गरीबी जो है वो थोड़ी कम हुई है। हंगर और माल न्यूट्रिशन जो है, इसके चैलेंजेस अभी भी हैं, राइट। स्टंटिंग वाला जो इश्यू है ये भी काफ़ी चल रहा है हमारे देश में। जो वेस्टिंग है, यानी कि आपकी हाइट के हिसाब से आपका वेट कम है, तो ये भी है, राइट। और सिर्फ भरपेट खाना खाने से कुछ नहीं होता है। न्यूट्रिशियस फूड जो है, न्यूट्रिशन का गैप आज भी है, न्यूट्रिशन को लेकर अवेयरनेस भी नहीं है। और मैंने कई बार बताया है ना, इफ़ यू हैव टू टेक सम मल्टीविटामिन्स, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। आपकी हमारे जो खाना है तो उसमें सारे विटामिन्स नहीं मिलते हैं, देन यू कैन हैव मल्टीविटामिन्स, राइट। टैबलेट्स होती है, पूरे साल नहीं खानी है, आप डॉक्टर को पूछकर खाइएगा, लेकिन मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ कि आप 6 महीने में 1 महीने का कोर्स कर सकते हैं, हर रोज़ एक मल्टीविटामिन लेनी होती है और उसके बाद फिर 6 महीने के बाद। लेकिन अगेन डॉक्टर को पूछे बिना कुछ मत कीजिएगा। मेरे नाम के आगे डॉक्टर प्रशांत मावानी नहीं लिखा है, राइट। तो आई एम नॉट ए डॉक्टर, तो मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ, बिना पूछे मत लीजिएगा, ठीक है।
और वरना मत खाइएगा. इट इज़ बेटर नॉट टू हैव मल्टीविटामिन रादर देन हैविंग जस्ट विदाउट आस्किंग ए डॉक्टर. तो आपके डॉक्टर कहें तो खाइएगा, लेकिन जनरली लोग जो हैं वो मल्टीविटामिन को लेते हैं बिकॉज न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी काफ़ी ज़्यादा हमारे देश में. फॉर एग्जांपल आयरन की डेफिशिएंसी. फिर इलेक्ट्रिफिकेशन में भी काफ़ी सक्सेस है, लेकिन क्वालिटी वेरीज है. कुछ जगहों पर 24/7 इलेक्ट्रिसिटी है तो कुछ जगहों पर नहीं है. तो यहाँ पर भी प्लस माइनस चीज़ें देखने को मिल रही हैं. डिजिटल और फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर भी एज यू नो इम्प्रूव हुआ है, राइट. कोविड के टाइम पर एक बहुत बड़ा हमें डिजिटल डिवाइड भी, इंटरनेट डिवाइड देखने को मिला था, लेकिन फिर ये जो 5G और धीरे धीरे स्मार्टफोन का पेनिट्रेशन काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हुआ है. और आने वाले समय में ये जो स्टारलिंक का प्रोजेक्ट आएगा तो होपफुली उससे ये डिजिटल डिवाइड जो है वो भी ख़त्म होगा. एजुकेशन में भी क्वालिटी एजुकेशन की कमी है हमारे देश में, राइट. एजुकेशन टेक्नोलॉजी का भी डिवाइड है. तो चीज़ें इम्प्रूव हुई हैं. देखिए हमारे देश के बारे में आप देखेंगे तो सारी चीज़ें इम्प्रूव हुई हैं, लेकिन कुछ कुछ जगहों पर कुछ बड़े इम्प्रूवमेंट्स की ज़रूरत है. और गवर्नेंस इंस्टीट्यूशंस और फ्रीडम की बात करें तो इसमें बहुत सारे लैग्स हैं, राइट. क्या न्याय हमें ईजिली मिलता है, क्या फ्री में मिलता है, ये कुछ प्रश्न पूछेंगे तो आपको पता चल जाएगा. अब सरकारी ऑफिस में जाइए, क्या काम फटाफट होता है. तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो दिखाती हैं कि वी आर मूविंग इन राइट डायरेक्शन, लेकिन जो स्पीड है और जो टारगेट्स हमने सेट किए कि इस दिन तक या फिर इतने सालों तक पहुंच जाएंगे, तो उसमें चेंजेस हो सकते हैं. अभी हमारी स्पीड और क्वालिटी जो है जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं है. ये चीज़ हमें माननी पड़ेगी. लेकिन 99 रैंक आना आउट ऑफ 167, इट इज़ नॉट बैड फॉर अ बिग कंट्री लाइक अस, but still challenges remain. And that's basically everything in today's discussion. Dear friends, please make sure कि आप इस लेक्चर को रेगुलर बेसिस पर शेयर करें, राइट. व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम चैनल्स पे, टेलीग्राम ग्रुप्स में. यू कैन शेयर इट ऑन योर व्हाट्सएप स्टेटस, और जहाँ पर भी आप शेयर कर सकते हैं, डू शेयर इट, राइट. There are so many students out there, they need this sort of analysis, and there are curiously education को भी वो सारे स्टूडेंट्स की ज़रूरत है. सो इट्स अ विन विन फॉर बोथ. और ये कनेक्टिंग कड़ी का काम जो है वो आप प्ले कर सकते. यू आर द एम्बेसडर ऑफ दिस सीरीज एंड दिस चैनल. थैंक यू वेरी मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट. गॉड ब्लेस यू ऑल. जय हिंद.